अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली अनवार और आप देख रहे हैं लर्नर पाकिस्तान। इस वीडियो के साथ हम अपने इलेक्शन एक्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं और जहां से हमने छोड़ा था वहीं से इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन की, हमें अंदाज़ा हुआ कि ये एक्ट एक लंबा और तवील एक्ट है। इसको अगर हम इस बारीकी से पढ़ेंगे जिस तरह से हम पहले पढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो यकीनन ये वक्त पूरा हो जाएगा और हमारा एक्ट पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसमें जितनी आप चाहें बारीकी ऐड कर सकते हैं। लॉ में ये खूबसूरती है कि उसमें ऐसी ऐसी बारीकियाँ होती हैं जो बज़ाहिर एक आम आदमी को, एक आम शख्स को बगैर पढ़े या एक सादा सी रीडिंग करके नहीं समझ आती। तो हमने उस चीज़ की तरफ नहीं जाना, हमने ये याद रखना है कि पीपीएससी जब भी आपसे इम्तिहान लेता है तो वो आपसे फाउंडेशनल नॉलेज एक्सपेक्ट कर रहा होता है। फाउंडेशनल से मुराद है कि बहुत ही बुनियादी लेवल का नॉलेज होगा जो आपको एक लॉ के बारे में आना चाहिए, उसके जनरल आइडिया होना चाहिए उस लॉ का, और उसी पैटर्न के ऊपर अपने इलेक्शन एक्ट की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलें फिर वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि हम कौन सा चैप्टर डिस्कस करें। ये चैप्टर 3 है इलेक्शन एक्ट का और ये हमारे पास सेक्शन 17 से 22 तक कंटिन्यू करता है। इसी कंटिन्यूशन में हम अपने इलेक्शन एक्ट की सीरीज को कंटिन्यू करते जाएंगे। 1 और 2 आप पहले पढ़ चुके हैं, 3 अब हम पढ़ेंगे और इसके साथ साथ तसलसल से 4, 5, 6 एंड सो ऑन हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। जो चैप्टर 3 है वो रिलेट करता है डिलिमिटेशन के साथ। डिलिमिटेशन को उर्दू में हम हल्का बंदी कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी किस तरह क्रिएट की जाएगी और वो किस प्रोसेस के थ्रू क्रिएट की जाएगी। दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम डिलिमिटेशन कहते हैं। तो ये आपके लिए फर्स्ट पॉइंट है नोट करने का कि जब आप डेफिनेशन सोचें डिलिमिटेशन की तो उसको हल्का बंदी के कंटेक्स्ट में सोचना है और वो क्या प्रोसेस है, लॉ कैसे उसको डिफाइन करता है। तो इट्स एसेंशियली द प्रोसेस वेयर अ स्पेशल बॉडी, ये स्पेशल बॉडी कौन सी है? इलेक्शन कमीशन। इसीलिए ये लॉ क्रिएट किया गया है कि इलेक्शन कमीशन को काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स चाहिए। वो रूल्स इस लॉ में अवेलेबल होते हैं हमारे पास, जिनको हम रिलाई करके देख सकते हैं। और ये ड्रॉ करती है द बाउंड्रीज फॉर वोटिंग एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो दिस इज जस्ट अ सिंप्लीफाइड वर्जन। लॉ इस सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखता। आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है कि बाउंड्रीज क्रिएट कर दी जाती हैं कि ये एरिया है, उसमें ये बाउंड्री है और इसमें ये वोट कास्ट किया जाएगा या ये शख्स यहाँ पे वोट कास्ट कर सकता है। मकसद क्या होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स हों। तो अगर एक टीम होती है, आप क्रिकेट टीम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास सारे क्रिकेट टीम्स में किसी में 20 मेंबर हो, किसी में 10 हो, किसी में 15 हो, तो मुकाबला फेयर नहीं हो सकता। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नंबर ऑफ वोटर्स भी सेम होने चाहिए या एटलीस्ट सिमिलर होने चाहिए। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जब सिमिलर मैं कहता हूँ तो उससे क्या मतलब होता है। दिस इज कॉल्ड द 10% रूल और ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि 17 से 22 सेक्शन है जो इसका कवर किया जाएगा और एक एक करके उन सेक्शन को हम हल्का सा ब्रेक डाउन करेंगे और जनरल उसका कंसेप्ट डिस्कस करके मूव ऑन करेंगे। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप ये प्रेजेंटेशन के टेक्स्ट को, जो इसमें स्लाइड्स पे अवेलेबल टेक्स्ट है, वो आप ऑब्टेन कर लें, अपने पास नोट्स की शक्ल में महफूज कर लें, तो आप हमारे फ्री कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं जिसमें हम ये और कई सारी रिसोर्सेज आप कैंडिडेट्स के साथ शेयर करते रहेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो हल्का बंदी का प्रोसेस होता है, हु डज इट, ये कौन करता है एंड व्हेन, और ये कब किया जाता है, और ये हमारे पास एड्रेस किया जाता है इन सेक्शन 17। सेक्शन 17 में ईसीपी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दिया जाता है कि वो अकेली वाहिद लीगल बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्रिएट कर सकती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो ईसीपी बॉडी है वो एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टैब्लिश की गई है। ये एक एग्जीक्यूटिव की बॉडी नहीं है जिसके ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर किसी सिलेक्टिव पार्टी से अपॉइंट होकर आता है, ना ही ये एक पॉलिटिकल जमात है जो बायस्ड हो सकती है। इसी वजह से एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अनबायस्ड रोल दिया गया है ताकि वो इस प्रोसीडिंग को कैरी आउट कर सके। ये हमारे पास 17 सब सेक्शन 1 में डिस्कस्ड है। सब सेक्शन 2 में 17 के इससे अगली बात डिस्कस की गई है, उसमें ये बात करते हैं कि ईसीपी ये कब करेगा, ये हल्का बंदी कब की जाएगी, एट व्हाट पॉइंट, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद किसी की रिक्वेस्ट पे। तो उसमें प्रोसेस ये मेंशन किया गया कि जब भी हमारा सेंसस होगा, मर्दमशुमारी होगी, तो हल्का बंदी नए सिरे से की जाएगी। इसी वजह से आप देखते हैं कि जब भी सेंसस होता है तो उसके बाद एक पब्लिक डिस्कोर्स शुरू हो जाता है, डिस्कशन शुरू हो जाती है कि किस इलाके को कितनी सीटें मिलेंगी या किस इलाके के साथ कितनी तकसीम की जाएगी इन नंबर ऑफ
कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये सारी उसी से रिलेट करती है कि जो आपकी मर्दमशुमारी में फिगर्स आएंगे उसी की बेसिस के ऊपर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट होंगी। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है। तो जो मैंने बातें आपको बताई हैं कि ये बॉडी कौन सी है जो ये करती है, ये एक फाउंडेशनल क्वेश्चन है। ये कब करती है, ये भी एक फाउंडेशनल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर आपने फोकस करना है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि ये डिलिमिटेशन किस तरह से की जाएगी और उसमें क्या पैटर्न्स हैं, किन इलेक्शंस के लिए कैसे की जाएगी। तो इसमें दो मेजर तकसीमें हैं। सबसे पहली तकसीम तो है कि नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस तरह स्ट्रक्चर की जाएंगी। तो हमारे पास सेक्शन 19 इस डिटेल में जाता है और ये अच्छा तवील सेक्शन है इस चैप्टर का। वो बताता है कि जो ईसीपी है वो हर प्रोविंस को डिवाइड करेगा इनटू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो इफ़ वी हैव 4 प्रोविंसेस प्लस 1 कैपिटल सिटी ऑफ इस्लामाबाद, तो हमारे पास 5 डिफरेंट सेट ऑफ एरियाज होंगे जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप डिवीजन की जाएगी। तो दीज आर ऑल नोन एज टेरिटोरीज। सो टेरिटोरीज में की कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी। सो पंजाब की हमारे पास अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी, सिंध की अपनी बनेगी, एंड सो ऑन ऑल द वे टू इस्लामाबाद कैपिटल एरिया। तो इन सब की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी और इनकी नंबर ऑफ सीट्स क्या होंगी ये हमें मिलता है आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से, जिसमें मेंशन होता है कि अगर हमारे पास पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की सीट्स हैं तो वो कितनी सीट्स हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को की तरफ क्यों रेफ़र किया जाता है, वो इसलिए रेफ़र किया जाता है कि ये एक ऐसा इख्तियार है जो हमारे पॉलिटिशियंस के पास है, जो हमारे लॉ मेकर्स के पास है कि कितने इलेक्शन की सीट्स होनी चाहिए। ईसीपी इसमें कोई इख्तियार नहीं करेगा, वो सिर्फ उस गिवन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को ब्रेक डाउन कर देगा। अगर उसको कहेंगे 100 सीटें हैं तो उसके मुताबिक कैलकुलेशन करके आपको सीट्स की डिवीजन कर देगा। अगर आप उसको कहेंगे जी 352 सीट्स होनी चाहिए तो वो उस हिसाब से डिवाइड कर दी जाएंगी। द सेम विल ऑल्सो फॉलो फॉर द प्रोविंशियल असेंबलीज के। जिस तरह से हमने फेडरल लेवल के ऊपर टेरिटोरी को तोड़ दिया फॉर सीट्स इन द नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली पे हम ये प्रोविंशियल असेंबलीज के हिसाब से तोड़ देंगे। सो ईच प्रोविंस विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टेरिटोरीज जिनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम दिया जाएगा और वहाँ पे वोट कास्ट किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस सेक्शन के दूसरे पोर्शन के बारे में कि जब रिजर्व सीट्स हैं तो उसकी डिलिमिटेशन कैसे होगी। आप वाकिफ होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरह की सीट्स रिकॉग्नाइज्ड है। एक वो है जिसके ऊपर डायरेक्ट वोटिंग होती है और आप वहाँ पर एक मेंबर को बिठाते हैं। फॉर एग्जांपल एमएनए की सीट्स होती हैं या एमपीए की सीट्स होती हैं, तो इसके ऊपर आप मैं हम सब वोट कास्ट करते हैं। उस वोट का रिजल्ट होता है जिसकी वजह से वो मेंबर आ जाता है। लेकिन रिजर्व सीट्स ऐसी होती हैं जो मखसूस पॉपुलेशंस को, जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस होती हैं, उनको स्पेस देने के लिए, उनको मौका देने के लिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जाती हैं और की गई हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसके लिए क्या तकसीम होगी। तो जो खवातीन की सीट है, वुमेन्स सीट है, उसमें पूरी की पूरी प्रोविंस को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी समझा जाएगा। इससे मुराद ये है कि जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो एक पार्टी के टोटल वोट के बेसिस के ऊपर डिवाइड की जाएंगी, ना कि सिर्फ एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी के। एक शख्स जो है अगर पंजाब से रिजर्व सीट पे आना चाहता है तो वो सिर्फ लाहौर से या सिर्फ फैसलाबाद से या किसी एक मखसूस एरिया से आ सकता है। वो पूरे के पूरी प्रोविंस को, वो ख्वाह उसमें जो मर्जी शहर हो, उसमें से आपके कैंडिडेट्स आ सकते हैं। द सेम विल ऑल्सो गो फॉर सीट्स इन द नॉन मुस्लिम area as well. So the entire country is a single constituency for the seats reserved for non-Muslims. अब ये डिस्कशन क्यों है, वो चाहते हैं कि जो पूरे नेशन की तरफ से, so the entirety of the country should have the choice, should have the opportunity कि आप वहाँ से किसी नॉन मुस्लिम को एज अ रिजर्व सीट फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेकर आएँ। यही प्रिंसिपल इज ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोविंशियल लेवल एज वेल। तो जो ये फेडरल लेवल पे मैंने आपको बताया कि प्रोविंसेस जो हैं वो इस तरह से डिवाइड कर दी जाएंगी जैसे सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, तो प्रोविंस लेवल के ऊपर भी जब हमारे असेंबली बन रही होगी तो उसमें पूरी असेंबली को इसी तरह से ट्रीट किया, पूरे प्रोविंस को ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इसके अंदर से थ्रू आउट हमने सिलेक्शन करनी है ताकि एक इलाका फेवर ना हो जाए और दूसरा इलाका निगलेक्ट ना हो जाए। इसके बाद हम अगले सेक्शन को डिस्कस करते हैं। इन सेक्शन 20 we have the principles of delimitation के किन पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए डिलिमिटेशन हो जाएगी। एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज हम यहाँ पे देखते हैं कि एक नक्शा नहीं बना के दे दिया जाता बल्कि स्पेसिफिक रूल्स दे दिए जाते हैं और ये रूल्स हमें कहाँ मिलेंगे, सेक्शन 20। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फाउंडेशनल क्वेश्चंस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट के अगर आप डिलिमिटेशन के रूल्स देखना चाहते हैं आपको किस में मिलेंगे, सेक्शन 20 में मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका यहाँ एड्रेस हो गया। सबसे पहला रूल है कि
पॉपुलेशन फर्स्ट। सबसे पहले आप देखेंगे कि उस इलाके की पॉपुलेशन क्या है। आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट करनी है। सो इफ यू सी द क्वेश्चन के द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर प्राइमरीली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, दैट्स पॉपुलेशन। ये क्या इंश्योर करता है कि 1 person 1 वोट इज एज क्लोज टू रियलिटी एज पॉसिबल। कि अगर आप स्किप कर दें लोगों को, या आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग ज्यादा हैं और आप वहां वोट कम दे देते हैं, तो फिर आप ज्यादती कर रहे हैं। आपने प्रोपोर्शनली जहां जितनी पॉपुलेशन है उतने ही वोट कास्ट करने की आपने वहां पे सहूलत देनी है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स, इसमें एक ओपन स्पेस दी जाती है ईसीपी को कि आप और फैक्टर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। ये यहाँ पे कोई मैंडेटरी फैक्टर्स नहीं है कि आपने इनको लाजमी कंसिडर करना है। ये केस टू केस बेसिस वेरी करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे अवेलेबल होते हैं। एक तो जियोग्राफिकली कॉम्पैक्ट एरियाज होने चाहिए। सो यू डोंट ड्रॉ वियर्ड शेप्स कि आप एक इलाका है, अब आप उसको चाहें डिवीजन तो जैसे मर्जी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द डिस्ट्रिक्ट एरिया ऑफ अ सिटी नेम्ड बहावलपुर, और आप बजाय उसमें पॉपुलेशन सेंटर डिवीजन करें जो इस तरह की कुछ बनेगी कि यहाँ पे ए एरिया में कुछ लोग रहते हैं, बी में रहते हैं, सी में रहते हैं, आप उसे यहाँ से स्ट्रेट यहाँ पे आप उसके कट लगाएं या जिगजैग से कट लगा दें, सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम छोटी बना देंगे। दैट इज नॉट फेयर। इस तरह से आप नहीं कर सकते। यू नीड टू मेक एरियाज दैट आर कनेक्टेड विद ईच अदर। अगर उनके फिजिकल फीचर्स हैं तो उनको भी आपने ख्याल रखना है। अगर एक गाँव है या शहर है जो एक दरिया के या पहाड़ के दोनों जाने पर बात है, तो उसको कोशिश करें एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा बनाएं, बजाय कि उस पहाड़ को आप एक बाउंड्री कंसिडर करें। अगर डिस्ट्रिक्ट और तहसील बनी हुई हैं तो उन्हीं को आप कंसिडर करें कि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एंड पब्लिक कन्वीनियंस, ये ना हो कि एक शख्स अगर ए एरिया में रहता है तो उसको वोट डालने के लिए 20 किलोमीटर दूर किसी बी एरिया में जाना पड़े। ये आप ना करें, आप पब्लिक कन्वीनियंस को प्रेफर करें, क्योंकि मकसद क्या है, लोगों को वोट की तरफ लेके आना। अगर आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, लोग वोट नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल प्रिवेल नहीं करेगा। अच्छा, और इसमें मकसद जो है उसी चीज़ को इन्हेंस करते हुए कि मकसद है आपका कि आपने होमोजेनस एग्जिस्टेंस क्रिएट करनी है। आप जो है चाहते हैं कि जो आप लोग वोट करने वाले हैं उनमें कॉमन फीचर्स हो। कॉमन फीचर्स होंगे वो एक ही कॉल के गिर्द रैली कर सकेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव उनके सारे मसलों को रिफ्लेक्ट कर सकेगा। अगर एक गाँव है या शहर है, उसके एक आबादी ए रहती है, एक बी रहती है, और दोनों के बीच में पहाड़ है, और इसका मसला कुछ और है, इसका मसला कुछ और है, आप दोनों को इकट्ठे एक ही जगह पे बंच कर देते हैं कि ए और बी के वोट इकट्ठे कास्ट होंगे, तो उनके मसले जब सेम नहीं है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी सेम नहीं होने चाहिए। ये उसका मकसद है उसके पीछे। एंड दिस इज द कोर कंसेप्ट दैट द लॉ इज ट्राइंग टू टेल यू। अब एक और चीज इसमें डिस्कस करने वाली है कि द 10% रूल, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रूल। इसी वजह से मैंने इसको सेपरेशन के साथ यहाँ मेंशन किया है। ये कंसेप्ट कहता है कि किसी भी दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का फॉर एनी सेम असेंबली, यानी अगर एक MPA सिलेक्शन हो रही है इन द प्रोविंशियल असेंबली और दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनके जो डिफरेंस इन पॉपुलेशन है वो मोर देन 10% नहीं हो सकता। ये दिस इज डिस्कस्ड इन सेक्शन 20 सब सेक्शन 3। एग्जाम्पल से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी ए है, उसमें 1 लाख लोग हैं जिसकी बेस के ऊपर एक सीट अलॉट की गई है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बी जो है उसमें 90,000 से 1,10,000 के बीच में, यानी 10% प्लस और माइनस का डिफरेंस आ सकता है। इससे ज़्यादा अगर हो जाता है इन एक्सेप्शनल केसेस में भी, एक एरिया ऐसा है जहाँ पे वो लोग इंटरकनेक्टेड बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से 1-2-4 गांव ऐसे हैं जो साथ ऐड करना ज़रूरी है, मे बी बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, मे बी बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल कन्वीनियंस, तो वहाँ पे अंडर सब सेक्शन 4 ECP ये कर ज़रूर सकता है, बट इट विल रिकॉर्ड इट्स रीज़न इन राइटिंग। वो उसके ऊपर एक रिपोर्ट देगा, एक रीज़न जनरेट करेगा, बताएगा कि क्यों हमने इसको इस तरह एग्जीक्यूट किया है। इससे ये है कि आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग नहीं होती, यानी ECP के बैठे हुए लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से या अपने चाहते हुए कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट नहीं करते। एक होमोजेनस लेवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट होती हैं, और सबके बारे जिस इलाके में ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ पे सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इन ऑर्डर टू बी रिप्रेजेंटेड। अब उसके बाद हम सेक्शन 21 की तरफ आते हैं कि ये सब जो प्रोसेस हो गया, हाउ विल इट बी रिपोर्टेड। तो इसके लिए रिपोर्ट्स बनाएंगी, अपनी कमीशन अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करेगी। एक प्रोसेस है जिसमें पब्लिक इनपुट शामिल है। पब्लिक इनपुट से मुराद कि आपको पब्लिक की ओपिनियन लेने की ज़रूरत रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी लिस्ट रिलीज होगी, एक प्रपोज्ड मैप बनाया जाएगा और उसमें सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिफ्लेक्ट किया जाएगा, यानी हल्का बंदी की एक इब्तदाई फॉर्म शेयर की जाएगी जिसमें आपके पास सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी
कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो ECP ने बनाई हैं वो शेयर कर दी जाएंगी और एक मैप बना दिया जाएगा। अब विद इन 30 days, दिस इज अनदर फाउंडेशनल क्वेश्चन कि हाउ मेनी डेज डू द पब्लिक हैव इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट देयर कंसर्न्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर हर्ड। 30 दिन का वक्फा होता है आपके पास। आपने उसमें आप ऑब्जेक्शन दे सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें मज़ीद लोगों को ऐड होना चाहिए था जोग्राफिकल कन्वीनियंस की वजह से या सिमिलर कल्चर की या कस्टम की वजह से, आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि सिर्फ जो उस प्रपोज कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर है वही रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। तो अगर एक सीट है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 12 है, उसकी कंप्लेन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 17 का शख्स नहीं कर सकता, सिर्फ इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठा शख्स कर सकता है। विच इज़ अनदर जनरल अंडरस्टैंडिंग कि आपके पास लोकस स्टैंडाई होना चाहिए। यू शुड हैव द लीगल ग्राउंड टू प्लीड योर केस इन फ्रंट ऑफ द ECP। फिर अगर आपकी ये सारी चीज़ें, इसकी सारी की सारी फीडबैक आ जाती है, उसको कंसिडर किया जाता है, फिर उसके बाद एक फाइनल लिस्ट इशू हो जाती है कॉन्स्टिट्यूएंसी की और ये हमारे पास ऑफिशियल पब्लिकेशन में चली जाती है। नाउ एट दिस पॉइंट ये तसव्वुर करना सही नहीं है कि ये जो पब्लिकेशन होगी ये फुल एंड फाइनल है। समटाइम्स देयर आर एरर्स, समटाइम्स देयर आर चेंजेस, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ एरर्स हो सकते हैं, मे बी सम काइंड ऑफ न्यू डेवलपमेंट हैपन्स पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, और रिक्वायर्ड है कि अब हम कुछ ना कुछ अमेंडमेंट पेश करें। तो उसके लिए भी हमारे पास ECP के लिए एक अवेलेबिलिटी होती है फॉर एन ऑप्शन। दिस इज कॉल्ड द अमेंडमेंट। दिस इज डिस्कस्ड इन सेक्शन 22 ऑफ द सेम चैप्टर कि जब फाइनल लिस्ट पब्लिश हो जाए उसके बाद भी ECP हैज़ द पावर टू मेक अमेंडमेंट्स अप टू 4 months बिफोर एन इलेक्शन। तो अगर इलेक्शन आपके 2023 जुलाई में होने वाले थे तो आप उससे 4 महीने कबल एडिट्स कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो एडिट आप चाह रहे हैं, जो प्रॉब्लम आप एड्रेस करना चाह रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाए। लेकिन एज ऑलवेज यू विल ऑलवेज प्रोवाइड अ रिकॉर्डेड रीज़न। एक आप वजह जनरेट करेंगे, बताएंगे, रिपोर्ट करेंगे कि ये एक प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करने के लिए ये चीज़ की जा रही है। सो इफ़ अ मेजर इशू इज़ फाउंड, लेकिन आपके जो हैं किसी भी किस्म के जो कट ऑफ्स थे वो गुजर गए हैं, 30 दिन का वक्फा जब गुजर गया है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे आपको असिस्ट कर सकती है। ये 4 महीने का वक्फा इसलिए दिया गया है कि अगर कोई भी लास्ट मिनट चेंजेस हैं उनका अवॉइड किया जा सके। ये ना हो कि एक गांव है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पहले 171 थी, अब उसको 172 में डाल दिया गया बिल्कुल इलेक्शन से 20 दिन पहले। तो ये चीज़ अलाउड नहीं है, दिस इज़ नॉट अलाउड। 4 महीने पहले आप कर सकते हैं। 4 महीने का पीरियड कट ऑफ आ गया, नाउ नो एडिट्स कैन be made in any way। जस्ट टू समराइज, ECP ये काम करती है, सेंसस डेटा के मुताबिक करती है और उसके बाद एक प्रिलिमिनरी मैप इशू करती है विच इज़ सब्जेक्ट टू पब्लिक फीडबैक। डिपेंड करता है कि लोग उसके ऊपर क्या ओपिनियन देते हैं। एंड दिस इज़ वैलिड फॉर 30 days। अगर ये 30 days का पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो फिर ECP अपना फाइनल मैप इशू कर देती है सब्जेक्ट टू द अमेंडमेंट पार्ट दैट वी जस्ट डिस्कस्ड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ सैम्पल क्वेश्चंस को जिससे मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि फाउंडेशनल लेवल से क्या मुराद होता है। अ क्वेश्चन हियर इज कि विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर इलेक्शन इन पाकिस्तान। सो वी जस्ट डिस्कस्ड दैट द इलेक्शन कमीशन, द ECP, इज गिवन द पावर अंडर सेक्शन 17 ऑफ द इलेक्शन एक्ट कि वो ही अकेली बॉडी है जो डिलिमिटेशन कर सकती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। सो दिस इज़ अ वेरी फाउंडेशनल क्वेश्चन जो हमने लॉ के अंदर ही पढ़ा, हमें उसके लिए कुछ रट्टा नहीं लगाना पड़ा, याद नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक जनरल कंसेप्ट आपको समझने की ज़रूरत थी। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन डज द लिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टेक प्लेस। हमने सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में डिस्कस किया कि हर 5 साल बाद नहीं होते हैं, इलेक्शन से पहले नहीं होते हैं। जब भी एक सेंसस होता है, मरदमशुमारी होती है, तब हमारे पास इशू किए जाते हैं डिलिमिटेशन के नए हमारे जो पूरे पैरामीटर्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक नया मैप होता है। तीसरा क्वेश्चन है द वेरिएशन इन पॉपुलेशन बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द सेम असेंबली शुड नॉट ऑर्डिनरीली एक्सीड व्हाट परसेंटेज। दिस इज सो स्ट्रेट फ्रॉम द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट में इसी तरह की लैंग्वेज की जाती है, लेकिन अगर आप उसको जनरली पढ़ चुके हैं, समझते हैं, यू कैन ईजिली एड्रेस कि ये 10% रूल अप्लाई करता है और 10% से ज़्यादा किसी भी किस्म की वेरिएशन नहीं की जा सकती। फोर्थ क्वेश्चन है फॉर सीट्स रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम्स इन नेशनल असेंबली व्हाट इज कंसिडर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंसी। फॉर नेशनल असेंबलीज पूरे का पूरा मुल्क जो है वो कंसिडर किया जा रहा होता है इलेक्शंस के लिए। सो द राइट आंसर हियर इज द होल कंट्री, बिकॉज नेशनल लेवल पे जब भी आपने रिजर्व सीट्स देखनी है तो आप पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ट्रीट करेंगे। फॉर प्रोविंशियल लेवल प्रोविंसेस को ट्रीट किया जाएगा कि एक वो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पे एग्जिस्ट करती हैं।
तो उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स हैं, कोई कंसर्न्स हैं जो इस लॉ से रिलेट करते हैं या किसी भी टॉपिक से रिलेट करते हैं जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपकी असिस्टेंस की पूरी कोशिश करेगी, और हम कोशिश करेंगे कि आप तक हम बेहतरीन रिसोर्सेज फॉर योर प्रिपरेशन लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।